जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप सभी का न्यू टीम एकेडमी में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें और हमसे जुड़े रहें। कि जैसा कि हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी में कल हमने पढ़ाया था जो है रेगुलेटिंग एक्ट, बिट्स इंडिया एक्ट और विशेष अधिनियम 1786 का। आज हम जो है चार्टर पढ़ेंगे जो है 1793, 1813, 1833 और 1853। तो आइए हम जो है सीधा टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारा जो चार्टर 1793 का है। ध्यान देना, जो चार्टर है, ध्यान देना, जो चार्टर इसे हम राजलेख भी कह सकते हैं, राजलेख भी कहते हैं, चार्टर को राजलेख भी कहते हैं। तो ध्यान देना कि जो हमने कल पढ़ाया था कि जो भी रेगुलेटरी 1773 में क्या बातें हुई थी, क्या नियम पारित किए गए, फिर से आज हम जो चार्टर के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो पहला एक चीज़ ध्यान दीजिए कि चार्टर जो है संसद के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ध्यान देना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात आप लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए, कितने? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और इसी में बात की गई है वेतन की। जो वेतन का कहने का तात्पर्य है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे और जो ब्रिटेन में जो अधिकारी थे, उनको जो है वेतन कहाँ से दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के तहत। किस? चार्टर 1793 अधिनियम के तहत जो वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी कि ईस्ट इंडिया के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें, और जो इंग्लैंड में जो ब्रिटेन के जितने भी कर्मचारी हैं जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, उन्हें भी कहाँ से वेतन अब दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तीसरा एक चीज़ देख लीजिए कि भारतीय क्षेत्र के जो भी कानून हो, सभी कानून और जो विनिमय है उनका जो व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय करेगा। भारतीय क्षेत्र के जो सभी कानून व विनिमय की व्याख्या अब कौन करेगा भाई? न्यायालय करेगा। न्यायालय। तो चार्टर 1793 में बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमने बता दिया। हम चार्टर जो है पढ़ेंगे 1813 का। ध्यान देना कि जो हमारा जो चार्टर 1813 का है, यह भी जो है ब्रिटिश के संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगले में हम जब बताए थे आपको जो है 1793 में, उसमें क्या 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो किसका एकाधिकार को इसमें 20 वर्षों के लिए बना रहा ईस्ट इंडिया का, पर इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। एकाधिकार क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहता है। चाय का व्यापार और चीन के साथ ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहता है? बना रहता है। एकाधिकार बना रहता है। देखिए इस अधिनियम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को और जो नियम दिए गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए हैं अधिकार जो दिए हैं कि गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की जो है नियुक्ति कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति
प्रधान सेनापति। इन तीनों की नियुक्ति का जो है अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है कि आप गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति की नियुक्ति अब आप कीजिए। लेकिन यहाँ ध्यान देना, नियुक्ति का अधिकार तो इन्हें दे दिया गया, लेकिन तभी इन सभी को जो है अपने माध्यम से जो है इनको नियुक्त कर सकते हैं। किसकी अनुमति लेनी होगी? इन्हें ब्रिटेन के राजा अर्थात क्राउन की अनुमति लेना आवश्यक है। जब तक ये ब्रिटेन के जो क्राउन की अनुमति नहीं लेंगे तब तक गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकती है। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकते। ध्यान देना, यहाँ तो जो है इनके जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ बना रहा। तो एक चीज़ और देख लीजिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुनः ध्यान देना, पुनः इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाता है? पुनः बढ़ा दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जब पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, जिसमें कहता है कि भारतीय जो प्रदेश हैं और जो राजस्व संबंधित अधिकार इनको दे दिया जाता है। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय प्रदेशों व राजस्व का जो है नियंत्रण अधिकार किसको दिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। एक चीज़ और ध्यान देना कि इसमें इस चार्ट में बहुत सी अच्छी बातें कह गई थी कि इसमें जो कुछ नियम बनाए गए थे कुछ भारतीयों के लिए भी बनाए गए थे, कुछ भारतीयों के लिए भी हक में थे। वो हक क्या था कि इन्होंने जो है भारतीयों के लिए जो है भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए की प्रति वर्ष जो है व्यय करने का प्रावधान किया गया। भारतीय शिक्षा पर कितना? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया धनवार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया। तो एक चीज़ और ध्यान देना कि इसमें किस पर जोर दिया गया था? जब ये 1 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस पे जो खर्च कर रही है, तो क्या किस पर जोर दिया गया? साहित्य पर और विज्ञान पर। साहित्य और विज्ञान पर जोर दिया गया। यह इसी में देखिए, इसी चार्टर के द्वारा 1813 में ही ईसाई धर्म के हैं, भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी जाती है। भारत में ईसाई मिशनरियों को क्या धर्म प्रचार की अनुमति दे दी जाती है। एक चीज़ और ध्यान देना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्च पर भारत में एक चर्च बनवाया जाता है। ईस्ट इंडिया के खर्च पर भारत में एक चर्च बनाया जाता है। इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट और है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ ध्यान दीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यय पर 29,000 कितने? 29,000 अंग्रेजी सैनिक रखने का प्रावधान किया गया था। 29,000 अंग्रेजी सैनिक रखने का प्रावधान किया गया था। तो इस एक्ट में बस इतने ही खास बातें थे। अब हम बात करेंगे चार्टर जो है 1833 का। चार्टर 1833 है, यह भी जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे लागू किया था। और इसकी जो व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं, एक एक करके देखिए इसमें कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। इसमें देखिए कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त तो किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। लेकिन इसमें
ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त। एक चीज ध्यान देना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था सौंपी जाती है। प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था अब किसको सौंप दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहा गया कि आप एकाधिकार को जो समाप्त कर दिएगा, कहा कि प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि जब एक्ट पारित हुआ तो इस एक्ट के जो है जनरल गवर्नर, अर्थात जनरल गवर्नर कौन थे, ध्यान देना, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान दीजिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का संपूर्ण गवर्नर जनरल बना दिया गया। किससे बना दिया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना दिया। एक चीज और ध्यान देना कि एग्जाम में एक चीज और पूछेगा कि भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, भारत के प्रथम है, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक चीज और इम्पोर्टेंट देखना यहाँ कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ भी एक चीज ध्यान देना कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। हमने आपको जो है रेगुलेटरी 1773 बताया था कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसे बदल करके, गवर्नर का जो पद था उसे बदल करके उसे क्या गवर्नर जनरल की जो है पद दे दी जाती है। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये भी पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि बंगाल के प्रथम और अंतिम कौन थे, और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें देखना कि जो भारत के गवर्नर जनरल ने बना दिया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को, तो इन्हें मतलब इस एक्ट के अनुसार इन्हें मतलब क्या क्या जो चार्टर बना, इन्हें मतलब क्या क्या जो है अधिकार दिया गया। जो भारत के गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल, ध्यान देना इसमें इनके जो नियम बनाए गए कि कहा गया इस एक्ट में 1833 में कि भारत के गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या 3 से 4 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 3 से 4 कर दी गई। जो चौथा सदस्य जुड़ा, जो क्या जुड़ा भाई, जो चौथा सदस्य जुड़ा उसे किस रूप में जोड़ा गया, उसे विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। तो अर्थात जो चौथा जो सदस्य था उसे विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। उसे क्या, उसे बैठने की मतलब संगठन में बैठने का जो है अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। इसे जो चौथा सदस्य जोड़ा गया था वो बैठक में भाग ले सकता था, कि जो परिषद की जब बैठक होती थी उसमें भाग ले सकता था, लेकिन अपना जो मत था उसे देने का अधिकार नहीं था। एक चीज़ और देना, इन्हें
एक तो ये जो अधिकार दिए गए और दूसरा इन्हें दिया गया कि आप भारत के लिए जो है एक बजट तैयार करेंगे। भारत के लिए क्या करेंगे? एक बजट तैयार करेंगे, एक बजट तैयार करेंगे। और इन्हें एक अधिकार और दिया गया, इन्हें कहा गया कि जो 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 कंपनी के हैं, जो भारतीय प्रदेश और जो कंपनी के जो है जो सैनिक और असैनिक हैं, सैनिक, उनको जो है नियंत्रण का जो है अधिकार किसे दिया गया? गवर्नर जनरल को। भारतीय प्रदेशों व कंपनी के सैनिक, असैनिक, जो इनके जो क्षेत्र थे और जो कंपनी के सैनिक और असैनिक थे, इनका जो निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार किसे दे दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया कि आप इनका जो है निरीक्षण कर सकते हैं और इन पर क्या नियंत्रण भी कर सकते हैं आप। और ये दोनों अधिकार किसे दे दिए गए? भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट देखना कि जो भारत के जो गवर्नर जनरल की जो परिषदों की संख्या 3 से 4 कर दी गई थी, तो इनका जो है अधिकार क्या था? इनके जो परिषद हैं, इनका अधिकार क्या था? इनका अधिकार था कि जो है राजस्व का इनको दे दिया गया, कि इनको जो है संपूर्ण राजस्व का अधिकार इनको दे दिया गया। राजस्व का अधिकार किसको दे दिया गया? जो है गवर्नर जनरल के परिषदों को राजस्व का अधिकार दे दिया गया। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो है देखना, इसमें अब इतना तो जो है इसके अंतर्गत आ गए। अब एक चीज़ इसमें और देखना कि जब ये एक्ट पारित हुआ तो भारत के जो कंपनी के जो क्षेत्र थे, भारत के जो शासनिक जो व्यवस्थाएं थी, उसे अब क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकरण कर दिया गया। भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को अब विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ध्यान देना, कभी जब भी पूछेगा कि भारत के प्रशासनिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किस चार्टर के द्वारा किया गया, तो 1833 के चार्टर के द्वारा किया गया। तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट देखिए कि 1833 से पूर्व, 1833 के पूर्व जो भी नियम बने थे या जो भी कानून बने थे, कितने 1833 के पूर्व जितने भी सभी कानून बने थे, सभी कानूनों को नियामक कहा गया। ध्यान देना कि 1833 से पहले जितने भी कानून बने हैं, उन कानून को नियामक कहते हैं। और 1833 से 1833 के बाद जितने भी नियम बने हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अधिनियम कहेंगे। इसके बाद जो 1833 के बाद जितने भी कानून बने हैं, सभी कानूनों को क्या कहा गया? अधिनियम की संज्ञा दी गई। अधिनियम की संज्ञा दी गई। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देखना, अब इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसी में हम आप सभी को आगे बता देते हैं कि जो कुछ तो इतिहास के पोर्शन है, अभी हमारे इतिहास वाले सर जब पढ़ाएंगे, आप सभी को जो है थोड़ी थोड़ी बातें इन सब पर भी चर्चा करेंगे, देखने मिलेगी। पर जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वालिटी में है, उसे हम बता दे रहे हैं। पर ये इतिहास का भी चीज़ है, हम आपको बता दे रहे हैं। पर इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत में क्या जितने जो दास प्रथा थे, भारत में दास प्रथा को क्या कर दिया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और इसे 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ध्यान देना कि जब चार्टर 1833 अधिनियम बना था, उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें एक जो है अधिकार दिया गया था कि आप एक आयोग का गठन करेंगे। क्या? एक आयोग का गठन करेंगे। किसे अधिकार दिया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया गया कि आप एक आयोग का गठन करेंगे। आप एक आयोग का गठन करेंगे, इनको अधिकार दिया गया। तो इन्होंने एक आयोग का गठन किया। कब किया? तो 1834 में। 1834 में एक आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय, कितने? 4 सदस्यीय विधि का गठन किया गया। तो 1833 में बस इतने ही खास बातें थे। अब हम बात करेंगे कि 1853 का जो चार्ट है उसमें क्या क्या जो है नियम बनाए गए थे ब्रिटिश संसद द्वारा। 1853, ध्यान देना कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी का, इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना कि यह जो है 1833 में 1853 में पास किया गया था, भी ब्रिटिश संसद के बाद। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम जो चार्टर है जो इन्होंने लागू किया था। कभी कभी पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंतिम चार्टर कौन सा है? तो 1853 का है। यही जो है अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी लागू किया। इसके बाद जो है 1858 जो आ जाता है ब्रिटिश के क्राउन द्वारा लागू किया जाता है जो भी नियम होते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? अंतिम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अंतिम चार्ट था। एक चीज़ आपको और बता दें कि जो चार्टरों की संख्या कितनी है हमारी? 4 है। कितनी है भाई? 4 है। ध्यान देना, कभी भी पूछ सकता है। तो इसके जो है गवर्नर जनरल कौन थे? जब ये पास हुआ तो 1853 में, तो यहाँ के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को नियुक्त किया गया। जब एक पारित हुआ, जब ये चार्टर 1853 में पारित हुआ, तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को नियुक्त किया गया। तो इनके में इसमें देखिए क्या कहा गया। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना कि जब हमने आपको अगले में बताया कि जो चौथा जो सदस्य था उसे विधि सदस्य, उसे क्या था? उसे संगठन में क्या बैठने का अधिकार था, पर मत देने का अधिकार नहीं था। पर इसमें विधि सदस्य जो है, विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना लिया जाता है। परिषद का पूर्ण सदस्य बना लिया जाता है। और जितने सदस्य थे उसी तरह इनको भी अधिकार दे दिए। ध्यान देना कि ये जो गवर्नर जनरल थे इनको वीटो की शक्ति मिली थी। इन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त थी। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। ध्यान देना कि 1800, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि 1853 में जब लॉर्ड डलहौजी आए थे तो इन्होंने जो है रेलवे का जो है कार्य इन्हीं ने शुरुआत की। कभी कभी पूछ लेता है कि रेलवे के जो है, मान लीजिए जो संस्थापक या जो भारत में जो शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने जो है रेलवे की शुरुआत की थी भारत में। तो फिलहाल इतिहास की चीज़ है। अभी हमारे जो सचिन सर हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे कैसे भारत में तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। एक चीज़ इसमें और देखना कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया की कंपनी जो थी उसमें जो कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर जो है खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाती है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। ईस्ट इंडिया के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर जो प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान देना कि जो गवर्नर थे वो तो भाई अब क्या भारत के गवर्नर जनरल बन गए, तो बंगाल के कार्यों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बंगाल के कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। कहाँ? आज का जो है लेक्चर हमारा इसी पे जो है ख़त्म होता है। अब हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे कि ब्रिटेन के द्वारा जो भी अधिनियम बनाए गए थे, भारत के द्वारा कुछ जितने भी नियम बनाए गए थे, जो भी कैसे लागू हुए, उसमें क्या क्या नियम है, उसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।